जादुई छड़ी से शरीर में बने माना में कोई बदलाव नहीं आएगा, यानी माना खर्च नहीं होगा। सब कुछ अब जादुई छड़ी पर निर्भर कर रहा है। ऐसा कहा जा सकता है कि अगर जादुई तंत्र मंत्र गोलियां हैं, तो जादुई छड़ी बंदूक है। बंदूक के गुण पर गोलियों का प्रभाव निर्धारित होता है, यानी कि जादुई तंत्र मंत्र का प्रभाव कितना शक्तिशाली होगा, ये बात जादुई छड़ी के गुण पर निर्धारित होती है। जादुई छड़ी बहुत ही ज्यादा कीमती और महंगी होती है। सस्ती से सस्ती जादुई छड़ी की कीमत की शुरुआत भी 100 सोने के सिक्कों से होती है। लक्ष्य की रूह तो दूसरे लक्ष्य के शरीर से अभी मिली ही थी और थोड़ी देर पहले ही उसने फतेह की रहस्यमयी गुरुकुल के जरिए जादुई दुनिया में कदम रखा ही था। और साथ ही लक्ष्य अपने परिवार में सबसे छोटा है और अपने माता पिता का 17 वर्ष का जवान बेटा है। लक्ष्य के पिता एक छोटे मोटे उद्योगपति हैं। लक्ष्य के पास ना ही उतने पैसे थे और ना ही लक्ष्य के जादुई तंत्र मंत्र में उतनी ताकत है कि वो जादुई छड़ी को जादू के सहारे हासिल कर सके। भले ही लक्ष्य के पास जादुई छड़ी नहीं है, लेकिन गुरुकुल में कुछ नौसिखियों और जादूगरों के पास जादुई छड़ी है। फतेह के गुरुकुल के हॉस्टल में 50 से भी ज्यादा नौसिखिए और जादूगरों के शिष्य रहते हैं, जिनमें से लगभग 20 शिष्यों के पास जादुई छड़ी है। उन्हीं 20 जादुई छड़ियों में से एक बेहद अच्छी और उच्च कोटि की छड़ी गुरुकुल में रहने वाले नौसिखिए शिष्य ज्ञान के पास है। ज्ञान के पास जो जादुई छड़ी है उसका नाम है चंद्रमा, और ये बात लक्ष्य जानता है। प्राचीन काल में एक नामचीन जादुई छड़ी बनाने वाले उस्ताद हमीद ने ही चंद्रमा को बनाया था। चंद्रमा की कीमत 1000 सोने के सिक्कों से भी ज्यादा है। ज्ञान राजा महाराजा के खानदान से है। उसके पिता एक राजा हैं और उन्होंने ही तोहफे के रूप में ज्ञान को उसके 18वें जन्मदिन पर चंद्रमा दी। गुरुकुल में यह अफवाह फैली हुई थी कि ज्ञान को चंद्रमा इतनी पसंद है कि जब ज्ञान सोता भी है तो चंद्रमा को अपने गले से लगाकर सोता है। लक्ष्य को पता है कि उसे क्या करना है। वो जानता है कि उसे चंद्रमा की जरूरत है। मुझे किसी भी हाल में चंद्रमा को हासिल करना होगा, चाहे मुझे कोई भी हद क्यों ना पार करनी पड़े। लक्ष्य ने तुरंत ही अपने मंसूबे को पूरा करने के लिए तरकीब सोच ली। पलंग के पास जो कपड़े रखे हुए थे, लक्ष्य ने उन्हें पहन लिया, मगर ठंड इतनी थी कि उसकी हालत ढीली हो गई थी और ऐसा लग रहा था कि लक्ष्य ठंड की वजह से जम जाएगा। इन कपड़ों को नौसिखियों को गुरुकुल द्वारा सौंपा गया था और ये कपड़े रोब जैसे लग रहे थे। लाजमी है कि हर शिष्य और नौसिखिए के पास ऐसे ही रोब होंगे। इन रोब की मटेरियल और बनावट इन रोब को खास, अद्भुत और विचित्र बनाती है। लक्ष्य को जो भी इस रोब में देखता वो जान जाता कि लक्ष्य फतेह की जादुई रहस्यमयी गुरुकुल का नौसिखिया है। आमतौर पर इस बात से लक्ष्य को या किसी और को कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर आज की रात एक भारी रात होने वाली है, क्योंकि अगर लक्ष्य को इन कपड़ों में डार्क एल्व्स देख लेंगे तो उसकी मौत तय है। वो किसी का भी ध्यान अपनी तरफ आकर्षित नहीं करना चाहता, क्योंकि ऐसा करने से वो खुद अपनी मौत को दावत दे देगा। लक्ष्य ने एक झटके से उस रोब को उतार दिया और संदूक से उसने एक ग्रे रंग की पुरानी, सादा और साधारण सी बोरी जैसी दिखने वाली रोब निकाली। वो रोब उसकी खुद की है और उसमें कोई भी खास बात नहीं है। इसी रोब के सहारे लक्ष्य किसी भी भीड़ का हिस्सा बन सकता है। लक्ष्य ने अपने जूते पहने और कमरे से बाहर निकला। ज्यादातर जादूगर मीनारों में रहना पसंद करते हैं। फतेह की जादुई रहस्यमयी गुरुकुल और हॉस्टल भी 5 मंजिलों का मीनार ही था। हर मंजिल में 10 कमरे थे और उनके बीचों बीच एक बड़ा सा गोल हॉल था। कमरे से बाहर निकलने पर लक्ष्य ने खुद को एक 30 फीट के डायमीटर वाले गोल से हॉल में खड़ा पाया। हॉल में एक गोल, हवा में तैरती हुई हल्की सी चमकती लालटेन ने हॉल को धुंधला सा रोशन किया हुआ है। जिन जादूगरों, शिष्यों और नौसिखियों को जल्दी सोने की आदत थी, वो बिस्तर पर आराम से सो चुके होंगे, क्योंकि इस समय रात के 9:45 बज रहे हैं। ज्ञान का कमरा दूसरी मंजिल पर है। लक्ष्य पत्थर से बनी स्पाइरल सीढ़ियों से नीचे उतरकर तीसरी से दूसरी मंजिल में जा पहुंचा और उसके बाद ज्ञान के कमरे के बाहर जाकर रुक गया। लक्ष्य ने धीरे से ज्ञान के कमरे का दरवाजा खटखटाया। लक्ष्य को कमरे के अंदर से कोई जवाब नहीं मिला। ज्ञान शायद सो चुका होगा। हिचकिचाते हुए लक्ष्य ने दरवाजा खटखटाना बंद कर दिया। लक्ष्य को ज्यादा जोर से दरवाजा खटखटाना सही नहीं लग रहा है, क्योंकि ऐसा करने पर शोर की वजह से दूसरे नौसिखिए, शिष्य और जादूगर उठ जाते।
और लक्ष्य अपने इरादे में कामयाब नहीं हो पाता। लक्ष्य को किसी भी हाल में चंद्रमा चाहिए। लक्ष्य अब लॉक से थोड़ा पीछे हटकर खड़ा हुआ और उसने अपने दोनों हाथों को लॉक की तरफ रखते हुए मोहमाया कहा और उसके सहारे लक्ष्य ने ज्ञान के कमरे का दरवाजा खोलना शुरू किया। मोहमाया का इस्तेमाल करने पर 0.2 माना खर्च हुए। मोहमाया 0 लेवल की एक जादुई मंत्र है। आमतौर पर जादूगर इस तकनीक का इस्तेमाल दिखावा करने के लिए करते हैं। प्रभाव: इस जादुई तंत्र मंत्र का इस्तेमाल बिना किसी चीज को छुए उन्हें हिलाने में या एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में किया जाता है। मोहमाया ही एकमात्र जादू है जिससे असली लक्ष्य वाकिफ है, क्योंकि लक्ष्य को मोहमाया में महारत हासिल है। मोहमाया बेहद ही आसान जादुई तंत्र मंत्र है और मोहमाया का इस्तेमाल करने में 0.2 माना पॉइंट्स खर्च होते हैं। गुरुकुल के हॉस्टल के हर एक कमरे का हर लॉकर सामान्य है। उन्हें मोहमाया से खोलना बेहद ही आसान है और ये लक्ष्य के बाएं हाथों का खेल था। 5 सेकंड के बाद ज्ञान के कमरे का दरवाजा खट की आवाज से खुल गया। लक्ष्य ने हल्के हाथों से दरवाजे को धीरे से धक्का दिया, मगर दरवाजा लकड़ी का होने की वजह से उस लकड़ी के दरवाजे से हल्की सी आवाज आई। किसी ऐसे इंसान के लिए ये आवाज चौंका देने वाली होती जो पहली बार चोरी कर रहा हो, मगर लक्ष्य के लिए ये एक आम बात है, क्योंकि लक्ष्य देवता गेम में पहला और आखिरी महाजादूगर था और उसका दिमागी संतुलन बाकियों की तुलना में ज्यादा मजबूत था। बिना किसी हिचकिचाहट के लक्ष्य ने झटके से पूरा दरवाजा खोला और ज्ञान के कमरे में घुस गया। फिर लक्ष्य ने हल्के हाथों से दरवाजे को धक्का देते हुए बंद कर दिया। लक्ष्य ने ये सब कुछ इतनी आसानी से किया कि मानो वो अपने ही कमरे में घुस रहा है। कमरे में बहुत अंधेरा है और कमरे की बनावट और सजावट हूबहू लक्ष्य के कमरे जैसी है, मगर ज्ञान के कमरे में कई सारे फर्नीचर रखे हैं जो दिखने में बेहद महंगे और खूबसूरत लग रहे हैं। गुरुकुल की तरफ से किसी भी शिष्यों, जादूगरों और नौसिखियों को ये वस्तुएं नहीं मिली थी, तो इससे एक बात तो साफ जाहिर हो रही थी कि ज्ञान ने ये चीजें खुद खरीदी थी। ज्ञान पलंग पर सो रहा था। जो अफवाह गुरुकुल में फैली थी वो सच है। लक्ष्य ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि ज्ञान अपनी चहीती जादुई छड़ी चंद्रमा को अपने सीने से लगाकर जकड़े हुए सो रहा था। यह परिस्थिति एक असली चोर के लिए मुश्किल हो सकती थी, लेकिन लक्ष्य के लिए नहीं। उसे पता है कि थोड़ी देर में डार्क एल्व्स अपने खूनी खेल की शुरुआत करेंगे और उसी खूनी खेल को अंजाम भी देंगे। थोड़ी देर में गुलाल बाग तबाह हो जाएगा। किसी को भी किसी चीज से फर्क नहीं पड़ेगा और किसी को भी किसी चीज की फिक्र नहीं होगी। लक्ष्य को किसी भी बात से डरने की जरूरत नहीं है और ना ही उसे इस बात की फिक्र करने की जरूरत है कि अगर उसने ज्ञान के साथ ऐसा किया तो उसका दुष्परिणाम क्या होगा। ऐसा मौका फिर कहां मिलेगा। लक्ष्य ज्ञान की पलंग की तरफ बढ़ा। लक्ष्य ने ज्ञान को देखा और फिर एक जोरदार चांटा ज्ञान के गाल पर जड़ दिया। लक्ष्य ने ऐसा इस दुनिया में रहने वाले लक्ष्य के लिए किया। ज्ञान लक्ष्य को कई बार परेशान करता था और एक बार तो ज्ञान ने लक्ष्य के साथ ऐसा प्रैंक किया कि लक्ष्य का हाथ टूट गया। ज्ञान के पिता राजा हैं, इसीलिए लक्ष्य उस समय कुछ नहीं कर पाया और चुपचाप वो दुख सह गया। मगर अब इस चतुर लक्ष्य ने इस दुनिया के लक्ष्य का हाथ थामा था, तो वो ऐसे चुपचाप डरकर, सहमकर और छुपकर रहने वालों में से नहीं था। थप्पड़ की वजह से ज्ञान चौंक गया था और झटके से पलंग पर नींद से उठकर बैठ गया। ज्ञान ने अपने गाल पर हाथ रखा और चिल्लाते हुए सवाल करने लगा, क्या हो रहा है यहाँ पर? क्या हुआ? और तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ज्ञान अब भी आधी नींद में है और इस समय वो इस परिस्थिति को पूरी तरह से समझ नहीं पा रहा है। इस सब के दौरान ज्ञान की जकड़ अपनी चहीती जादुई छड़ी चंद्रमा पर कमजोर हो गई। लक्ष्य ने इसी बात का फायदा उठाते हुए ज्ञान के हाथों से उसकी चहीती जादुई छड़ी चंद्रमा छीन ली। उसके बाद लक्ष्य ने अपने एक हाथ को हवा में उठाया। इससे पहले कि ज्ञान ये समझ पाता कि लक्ष्य क्या कर रहा है, लक्ष्य ने ज्ञान की गर्दन के पीछे एक जोरदार घूंसा जड़ दिया। ज्ञान पर लक्ष्य के वार का असर कुछ इस तरह हुआ कि ज्ञान की आंखें पीछे की तरफ घूम गईं और वो बेहोश हो गया। ज्ञान को पता ही नहीं चला कि उसके साथ क्या हुआ है। गूढ़ निगत ज्ञान। चंद्रमा अब लक्ष्य के हाथों में है। लक्ष्य जादुई छड़ी चंद्रमा की खूबसूरती को निहार रहा है। चंद्रमा 15 इंच लंबी जादुई छड़ी है। पूरी छड़ी में जादुई रिंग जड़ी है और रिंग के अंदर जादुई पदार्थों से बना हुआ सोने का पानी है।
पूरी की पूरी जादुई छड़ी में छोटे मोटे कीमती और महंगे जादुई पदार्थों से बने हीरे जवाहरात, मोतियां और अशर्फियां जुड़ी हुई हैं। और उस छड़ी की टिप पर एक चमकती हुई चीज लगी हुई थी जो हूबहू चांद जैसी लग रही थी। चंद्रमा के बगल में अचानक एक वर्चुअल बॉक्स प्रकट हो गया। ये वर्चुअल बॉक्स वैसा ही था जैसा देवता गेम में जब लक्ष्य किसी चीज के पास जाता या किसी भी चीज को हासिल कर लेता तो उस बॉक्स पर उस चीज की जानकारी दी जाती। उस वर्चुअल बॉक्स पर सुनहरे अक्षर दिखाई देने लगे। इसका मतलब ये था कि वो बॉक्स चंद्रमा के बारे में जानकारी देने वाला है। चंद्रमा बेहद अच्छी, गुणी और उच्च कोटि की जादुई छड़ी। प्रभाव जादुई तंत्रों मंत्रों और श्रापों को 20% शक्तिशाली बना देना। सूचना राजा गौतम ने अपने बेटे ज्ञान को चंद्रमा उसके 18वें जन्मदिन पर दी। लक्ष्य मुस्कुराने लगा। रोशनी के देवता ने इस गेम के सिस्टम को बेहद बेहतरीन तरीके से बनाया। गेम का ऑडियो विजुअल बेहद ही हैरत अंगेज और मजेदार था। इस अनुभव को महसूस कर लक्ष्य काफी खुश था। लक्ष्य के पास अब चंद्रमा थी। लक्ष्य ने अब अपने पॉकेट वाली घड़ी में समय देखा तो रात के 9:50 बजे थे। लक्ष्य के पास अब भी 40 मिनट का समय बचा हुआ है। लक्ष्य ने जितना सोचा था उससे कई ज्यादा समय उसके पास है। लक्ष्य ज्ञान के कमरे से बाहर निकला। उसके बाद जादुई छड़ी चंद्रमा की टिप को दरवाजे की तरफ रखकर मोहमाया कहा। एक आवाज के साथ दरवाजे का लॉक खराब हो गया। चंद्रमा के सहारे मोहमाया जादुई तंत्र मंत्र काफी शक्तिशाली हो गई। ज्ञान के कमरे का दरवाजा अब कोई भी नहीं खोल पाएगा, ना ही अंदर से और ना ही बाहर से। ज्ञान को कमरे से निकलने के लिए दूसरा रास्ता ढूंढना होगा। 40 मिनट के बाद गुरुकुल में जो कुछ भी होने वाला हो रहा होगा, उस वजह से गुरुकुल में कोई किसी के मामले में दखल नहीं देगा, चाहे मामला कितना ही बड़ा या संगीन क्यों ना हो। लक्ष्य ने जादुई छड़ी चंद्रमा को पाकर पहला पड़ाव पार कर लिया। लक्ष्य अब वहां से गुरुकुल के हॉस्टल की पहली मंजिल पर पहुंचा। पहली मंजिल का नजारा कुछ यूं है कि एक दीवार पर शीशे से बनी छोटी छोटी अलमारियां टंगी हुई हैं, जिनके अंदर गुरुकुल का कुछ सामान रखा है। उनमें से एक अलमारी में एक जादुई ब्रेसलेट रखी हुई है जिसका नाम महफूज सलामत है। ये ब्रेसलेट एक कम लेवल का जादुई सामान है। जो भी इस ब्रेसलेट को पहनेगा वो अपना बचाव लेवल 2 के तंत्र मंत्र स्वयं सुरक्षम स्वाहम से कर सकेगा। आक्रमण का शस्त्र तो हासिल हो गया, अब बचाव की बारी। लक्ष्य को वो जादुई ब्रेसलेट किसी भी हाल में हासिल करनी पड़ेगी। भविष्य की तुलना में इस समय वर्तमान में कई जादूगर ऐसे हैं जो कम शक्तिशाली हैं और लक्ष्य भी उन्हीं जादूगरों में शामिल है। ऐसा माना की डेंसिटी की कमी के कारण था। ऐसे में लक्ष्य के लिए लेवल 2 की जादुई ब्रेसलेट को दिखना अपने आप में ही बहुत बड़ी बात थी। इसीलिए लक्ष्य को उस ब्रेसलेट का महत्व मालूम है। इस समय लेवल 2 की जादुई ब्रेसलेट के दिखने का सीधा मतलब यही था कि लक्ष्य जिसने 0 लेवल के तंत्र मंत्र चुने थे, उसके मुकाबले लेवल 2 का ये ब्रेसलेट ज्यादा बेहतर साबित होगा। लक्ष्य का मकसद ही गुलाल बाग से सही सलामत बचकर निकलना है, तो ऐसे में वो इस ब्रेसलेट को हासिल करने के बारे में क्यों ना सोचता और इस ब्रेसलेट को पाने में पीछे रहता। इस ब्रेसलेट का सही उपयोग करके लक्ष्य अपना बचाव करते हुए अपनी जान भी बचा सकेगा। जैसे जैसे डार्क एल्व्स लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे, वैसे वैसे फौलाद की दुनिया बर्बाद होती चली जाएगी। परिणाम स्वरूप दुनिया की माना की डेंसिटी में बढ़ोतरी हो जाएगी, जिसकी वजह से योद्धा भी बढ़ जाएंगे। उस समय लेवल 2 का जादुई तंत्र मंत्र उतना शक्तिशाली और कारगर साबित नहीं होगा। फिलहाल लक्ष्य की परेशानी कुछ और ही है। लक्ष्य पहली मंजिल में है। उसी मंजिल में लेवल 1 की जादूगरनी फरीदा मैडम रहती हैं, जो गुरुकुल के हॉस्टल की अध्यक्ष हैं। फरीदा मैडम एक बूढ़ी, मददगार, अच्छी और नर्म दिल औरत है। फरीदा मैडम की नींद थोड़ी सी भी आवाज से खुल जाती है, यानी उनकी नींद कच्ची है। लक्ष्य के सामने एक चुनौती है, जो ये है कि उसे बिना कोई आवाज किए उस ब्रेसलेट को चुराना है। लक्ष्य को बहुत सावधानी बरतनी होगी। अगर जरा सी भी आवाज हुई तो फरीदा मैडम उठ जाएंगी और लक्ष्य का भांडा फूट जाएगा। लक्ष्य ने एक तरकीब सोची। लक्ष्य सीढ़ियों की तरफ चलने लगा, मगर उसके कदम अचानक एक दरवाजे के पास रुक गए। लक्ष्य बहुत भावुक हो गया। लक्ष्य ने पलकें झपकाई। उसके दिमाग में कुछ पुरानी यादें ताजा हो गईं। ऐसा क्या हुआ था कि लक्ष्य भावुक हो गया? लक्ष्य वहां क्यों रुक गया? लक्ष्य फरीदा मैडम के वहां होते हुए ब्रेसलेट कैसे चुरा पाएगा?
आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए ट्रैप्ड इन द वीडियो गेम। गुरुकुल के हॉस्टल में लड़के और लड़कियां दोनों ही रहते हैं। लक्ष्य जिस कमरे के पास रुका वो कमरा एक स्नेहल नाम की लड़की का है। स्नेहल का दिमाग बहुत तेज है, जो गुरुकुल में स्कॉलरशिप के जरिए दाखिल हुई और वहां जादू सीख रही है। स्नेहल एक बेहद प्रभावशाली लड़की है जिसका जादू बहुत ही खास है और इसी वजह से स्नेहल ने केवल 3 महीनों में ही 0 लेवल के 3 जादुई तंत्र मंत्र में महारत हासिल कर ली। स्नेहल का भविष्य बेहद अच्छा और सुनहरा होने वाला है। जहां तक कि लक्ष्य को याद है, स्नेहल एक बहुत ही खूबसूरत और हसीन लड़की है। बिना मेकअप के भी वो काफी सुंदर लगती है। यही बात स्नेहल को गुरुकुल की सबसे सुंदर लड़की बनाती है और उसकी सुंदरता का कोई मुकाबला नहीं है। लेकिन लक्ष्य के लिए स्नेहल की खूबसूरती मायने नहीं रखती, क्योंकि लक्ष्य स्नेहल को उसकी खूबसूरती के लिए नहीं बल्कि उसकी अच्छाई के लिए चाहता है। दरअसल बात ये थी कि जब ज्ञान की वजह से लक्ष्य का हाथ टूटा था, तब स्नेहल ने 1 महीने से भी ज्यादा दिनों के लिए लक्ष्य की काफी मदद की थी और उसका काफी ख्याल भी रखा था। स्नेहल का ऐसा करने का कारण उसने यह बताया था कि लक्ष्य के साथ जो कुछ हुआ उसमें स्नेहल की भी गलती थी। लक्ष्य एक इंट्रोवर्ट लड़का था और उसमें आत्मविश्वास की काफी कमी थी, या ऐसा कहा जा सकता है कि लक्ष्य के अंदर आत्मविश्वास न के बराबर था। उस गुरुकुल में वास्तव में लक्ष्य का कोई दोस्त नहीं था। उस 1 महीने में लक्ष्य के मन में स्नेहल के लिए प्यार और चाहत की भावनाएं उमड़ने लगी। क्या मैं जो सोच रहा हूँ वो सच है? क्या स्नेहल मेरा पहला प्यार है? लक्ष्य के दिमाग में स्नेहल का नाम आते ही वो शर्मा गया और मुस्कुराने लगा। लक्ष्य इस मामले में टांग नहीं अड़ाना चाहता है। भले ही लक्ष्य के मन में स्नेहल के लिए प्यार है, चाहत है, मगर लक्ष्य ये बात अच्छे से जानता है कि अगर वो स्नेहल को उसके साथ गुलाल बाग से निकलने के लिए कहेगा तो इसका मतलब होगा कि उसे एक और इंसान की जिम्मेदारी उठानी होगी। लक्ष्य खुद की जिम्मेदारी भी ठीक से नहीं उठा पा रहा है। ऐसे हालात में वो स्नेहल का ख्याल कैसे रखेगा? लक्ष्य और स्नेहल का एक साथ होने का मतलब ये भी हो सकता है कि शायद स्नेहल की वजह से लक्ष्य का ध्यान भटक जाए और लक्ष्य अपने समय की बर्बादी करे, या शायद लक्ष्य की स्पीड, क्षमता और कौशल में भी कमी आए या दब कर रह जाए, जिसकी वजह से लक्ष्य पीछे रह जाता। लक्ष्य भाग्यशाली होगा अगर वो गुलाल बाग से खुद को बचाकर निकल जाए। इस परिस्थिति में लक्ष्य का खुद के बारे में सोचना उसके लिए ज्यादा सुरक्षित है। जिस सफर में वो है, उस सफर में एक और इंसान का उसके साथ होना दोनों की जान के लिए खतरा बन सकता है। लक्ष्य पीछे मुड़कर वहां से वापस लौटने लगा। उसने पहला कदम बढ़ाया, फिर दूसरा, फिर तीसरा और चौथे कदम पर उसके पैर रुक गए। ऐसा लगा मानो लक्ष्य जम गया हो। वो जितना स्नेहल के कमरे से दूर जाने लगा, लक्ष्य के कदम उतने भारी होते चले गए। लक्ष्य को महसूस हुआ कि उसके मन में स्नेहल के प्रति जो भावनाएं हैं वो और भी ज्यादा मजबूत और गहरी हो गई। इतनी ज्यादा कि उन्हें नजरअंदाज कर पाना लक्ष्य के लिए नामुमकिन है। उन भावनाओं से वो अपना ध्यान नहीं हटा पा रहा है। ठीक है, अगर यही तुम्हारी इच्छा है तो मैं तुम्हारे लिए ऐसा करने को तैयार हूँ। वैसे भी मेरी रूह तुम्हारे शरीर को मिली है। देवता गेम के लक्ष्य के अवतार की रूह ने मन ही मन इस दुनिया में रहने वाले लक्ष्य के अवतार से बात कही। जो वाक्य अभी हुआ वो किसी की भी समझ से बाहर है। ना लक्ष्य के अवतार को ये बात समझ आती और ना ही लक्ष्य की रूह को। मगर जैसे ही लक्ष्य की रूह ने लक्ष्य के अवतार से बात कही, लक्ष्य के दिमाग और मन से वो सारी भावनाएं गायब हो गईं। लक्ष्य काफी हल्का महसूस करने लगा। लक्ष्य को ऐसा लगा कि मानो उसके सीने से कोई बेहद भारी बोझ उतर गया। पृथ्वी के लक्ष्य के अवतार की रूह ये बात जान गई है कि इस लक्ष्य के नश्वर शरीर को उसके खिलाड़ी ने छोड़ दिया, जिस वजह से ये लक्ष्य का शरीर उसे मिला। लक्ष्य की रूह सोचने लगी कि लक्ष्य के शरीर के रूप में इस लक्ष्य का अवतार जो उसे मिला है वो प्यार में बावला और पागल हो चुका है, और इस अवतार ने रूह की बात को सही साबित करते हुए नाम सर हिला दिया। वो स्नेहल के लिए वापस लौटेगा। लक्ष्य स्नेहल को वहां से लेकर जाएगा, मगर फिलहाल लक्ष्य को वो जादुई ब्रेसलेट महफूज सलामत से चुराना है। नहीं, लक्ष्य उस ब्रेसलेट को नहीं चुराएगा, वो उसे हासिल करेगा। मगर वो ऐसा कैसे करने वाला है? जादुई गुरुकुल के हॉस्टल की पहली मंजिल के हॉल में
जहां लक्ष्य खड़ा है वहां दीवार पर 3 छोटी छोटी शीशे की अलमारियां टंगी हुई हैं। पहले शीशे की अलमारी में गुलाल बाग के पिछले राजा के एक हाथ की मूर्ति रखी हुई है जिसमें एक दस्तावेज है। दूसरे शीशे की अलमारी में ड्वार्फ्स के हाथों की बनाई गई खूबसूरत तलवार है जिसे उन्होंने गुरुकुल को एक तोहफे के रूप में दी थी। तीसरी और आखिरी शीशे की अलमारी में लक्ष्य की नजर है क्योंकि उसी में है वो जादुई ब्रेसलेट महफूज सलामत को फतेह की जादुई रहस्यमयी गुरुकुल में रहने वाले 10वें लेवल के महा जादूगर ने 2 सदी यानी 200 साल पहले बनाया था। दुनिया में माना की डेंसिटी की कमी होने के कारण 11वें और उससे बड़े लेवल के महाजादूगर काफी समय से गायब थे। ऐसे हालात में नश्वर दुनिया में केवल 10वें लेवल के उच्च कोटि का महान जादूगर होना अपने आप में ही एक बेहद खास बात थी। ऊपर से उस जादूगर के लिए यह सफलता की एक नई ऊंचाई भी थी। वो जादूगर फतेह की जादुई रहस्यमयी गुरुकुल के आन बान और शान थे। जो चीजें उन शीशे की अलमारियों में हैं वो असल में उतनी खास नहीं है। उन चीजों को उन शीशे की अलमारियों में गुरुकुल के इतिहास की कहानी को दिखाने के लिए रखा गया था। इसीलिए उन चीजों को सुरक्षित रखने के लिए उन पर एक साधारण सा तंत्र मंत्र का इस्तेमाल किया गया था। अगर कोई भी उन अलमारियों को बर्बाद करेगा तब एक अलार्म बजेगा और लोगों को पता चल जाएगा कि किसी ने उन अलमारियों को नुकसान पहुंचाया है और सामान चुरा लिया है। लक्ष्य को पता है कि वे अलमारियां चाबियों से खुलेंगी और उससे बेहतरीन बात ये कि लक्ष्य जानता है कि उन अलमारियों की चाबियां कहाँ हैं। पहली मंजिल का हॉल तीसरे और दूसरे मंजिल के हॉल से काफी चौड़ा है। पहली मंजिल का नजारा भी दूसरी और तीसरी मंजिल से हूबहू मिल रहा है क्योंकि रात काफी हो चुकी है। लक्ष्य दबे पांव फरीदा मैडम के कमरे के पास पहुंचा और बेहद ही धीरे से लक्ष्य ने फरीदा मैडम के कमरे का दरवाजा खटखटाया। रात के सन्नाटे में दरवाजा खटखटाने की आवाज बेहद ही जोरों शोरों से गूंजी। फरीदा मैडम ने एकदम से पूछ लिया, कौन है? फरीदा मैडम की नींद वाकई में काफी हल्की है। लक्ष्य ने फरीदा मैडम से चिंताजनक आवाज में अपनी आवश्यकता दिखाते हुए कहा, मैडम मैं रूम नंबर 309 में रहने वाला नौसिखिया विद्यार्थी हूँ। लक्ष्य, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है, क्या आप कृपया दरवाजा खोलेंगी? जहाँ तक कि लक्ष्य फरीदा मैडम को जानता है, उसे पता है कि फरीदा मैडम एक रहमदिल और मददगार औरत है जो कभी किसी की मदद करने से पीछे नहीं हटेंगी। कोई भी उनसे किसी भी समय मदद मांग सकता है, चाहे दिन हो या आधी रात। वो बिना समय की, खुद की, अपने काम की और अपनी नींद की परवाह किए लोगों की मदद करने के लिए हमेशा तैयार थी। जरा 1 सेकंड रुकना, मैं आती हूँ, फरीदा मैडम ने लक्ष्य से कहा। लक्ष्य को कमरे के अंदर से सरसराहट की आवाजें आने लगी। शायद फरीदा मैडम दरवाजा खोलने से पहले अपने कपड़े ठीक कर रही थी और दरवाजा खोलने से ठीक पहले खुद को ठीक तरीके से ढक रही थी। गुरुकुल द्वारा औरतों और लड़कियों को दिए गए कपड़े मर्दों को दिए गए कपड़ों के मुकाबले काफी पेचीदा, अटपटे और उलझे हुए थे। चूंकि फरीदा मैडम बूढ़ी थी तो अब वो उतनी चुस्त और फुर्तीली नहीं थी जितना वो अपने जवानी के दिनों में थी। लक्ष्य को दरवाजे के बाहर रुके हुए 3 या 4 मिनट हो चुके थे और उस इंतजार के बाद लक्ष्य को दरवाजे के नीचे से दरवाजे की तरफ आती कदमों की आवाज सुनाई दी। लक्ष्य ने गहरी सांस ली और उसके बाद उसने चंद्रमा को दरवाजे की दिशा में पॉइंट किया। जल्द ही दरवाजे की लॉक घूमी और दरवाजा एक क्लिक की आवाज के साथ खुल गया। फरीदा मैडम दरवाजे के अंदर से ही दरवाजे के बाहर झांकने लगी। लक्ष्य की आंखें फरीदा मैडम के झुर्रीदार चेहरे को देखने लगी और उसके बाद लक्ष्य ने फरीदा मैडम से नजरें मिलाई। वो वहां खामोश खड़ा हुआ उन्हें चुपचाप देखने लगा कि तभी फरीदा मैडम ने पूछा, क्या हुआ लक्ष्य? कौन सी जरूरी? इससे पहले कि फरीदा मैडम अपना सवाल खत्म कर पाती, चंद्रमा की टिप चमकी और लक्ष्य ने कहा, मनोशांतम। मनोशांतम उन 0 लेवल के 4 तंत्रों मंत्रों में से एक तंत्र मंत्र है जिन्हें लक्ष्य ने चुना था। प्रभाव, जब किसी पर भी इस जादुई तंत्र मंत्र का इस्तेमाल किया जाता है तब वो व्यक्ति गहरी नींद में चला जाता है। इस जादुई तंत्र मंत्र की एक खास बात है, अगर कोई जादूगर इस जादुई तंत्र मंत्र का इस्तेमाल अपने से ज्यादा शक्तिशाली जादूगर पर करे तो उस पर इस जादुई तंत्र मंत्र का असर कम होगा या ना के बराबर होगा। यानी इस जादुई तंत्र मंत्र का इस्तेमाल लक्ष्य अपने से कमजोर जादूगरों पर ही कर सकता था, मगर
ऐसा कैसे संभव हुआ कि लक्ष्य का ये जादुई तंत्र मंत्र फरीदा मैडम पर असर कर गया? क्योंकि लक्ष्य तो 0 लेवल का जादूगर है और फरीदा मैडम लेवल 1 की जादूगर है। ऐसा इसीलिए मुमकिन हो पाया क्योंकि लक्ष्य ने फरीदा मैडम पर इस जादुई तंत्र मंत्र का इस्तेमाल चंद्रमा के सहारे किया और फरीदा मैडम शारीरिक रूप से भी लक्ष्य से कमजोर है। इस जादुई तंत्र मंत्र को असली जादू कहा जा सकता है क्योंकि ये अपने आप में ही एक कमाल, बेहतरीन और कारगर जादुई तंत्र मंत्र है। लक्ष्य इस जादुई तंत्र मंत्र का इस्तेमाल करने के बाद उस भावना को महसूस कर रहा था। उसे जादुई तंत्र मंत्र काफी बेमिसाल लगा और लक्ष्य ने इस जादुई तंत्र मंत्र की तुलना देवता गेम में किए जाने वाले इसी तरह के तंत्र मंत्र से की और गेम के बारे में सोचने लगा। अगर इस दुनिया में भी लक्ष्य उसी तरह इन जादुई तंत्रों मंत्रों का इस्तेमाल करेगा जिस तरह से वो देवता गेम में जादुई तंत्रों मंत्रों का इस्तेमाल करता था, तब उसके लिए गुलाल बाग से निकलना बेहद ही आसान हो जाएगा। इस बात को सोचकर ही लक्ष्य का आत्मविश्वास काफी बढ़ गया। इस जादू का इस्तेमाल करने में लक्ष्य का 1 ओम पॉइंट खर्च हुआ और उसके साथ साथ 2 माना पॉइंट्स भी खर्च हुए, मगर उसे इस बात से फर्क नहीं पड़ा क्योंकि वो फरीदा मैडम को चकमा देकर उन्हें सुलाने में कामयाब रहा और लक्ष्य की तरकीब काम कर गई। लक्ष्य हाथापाई करके या जोर जबरदस्ती करके फरीदा मैडम को किसी तरह का भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था। उसका ज़मीर हरगिज इस बात की इजाजत नहीं दे रहा था कि वो शारीरिक रूप से फरीदा मैडम को नुकसान पहुंचाए। फरीदा मैडम लेवल 1 की जादूगरनी है जो पक्के जादूगर नहीं होते, और तो और फरीदा मैडम की जादुई शक्तियां उतनी खास नहीं थी और ना ही उनका जादू कमाल का था। वो काफी सामान्य सा और कॉमन सा जादू करती थी। हालांकि फरीदा मैडम ने कड़ी मेहनत से लेवल 1 की जादुई विद्या हासिल की थी, मगर उन्हें वहां तक पहुंचने में सालों साल लगे थे। उस समय भी जब फरीदा मैडम उठी और उन्होंने दरवाजा खोला, तब भी लक्ष्य के जादुई तंत्र मंत्र मनोशांतम को वो रोक नहीं पाई। लक्ष्य पर पलटकर वार करना तो उनके लिए बहुत दूर की बात थी। लक्ष्य की जादुई छड़ी चंद्रमा से निकली चमकती बिजली सी तेज रोशनी ने फरीदा मैडम पर अपना असर दिखा दिया था। वो दरवाजे के पास ही सिकुड़ कर गिर गईं और बेहोश हो गई। बिजली की रफ्तार जैसी तेजी के साथ जादुई तंत्रों मंत्रों का इस्तेमाल करना लक्ष्य को बहुत अच्छे से आता था। देवता गेम का यह अनुभव लक्ष्य के लिए इस दुनिया में फायदेमंद साबित हो रहा है। देवता गेम में लक्ष्य कभी भी जल्दबाजी नहीं करता था, बस उसे इस बात की समझ थी कि वो कब, किस पर और कितना जल्द जादुई तंत्रों मंत्रों का इस्तेमाल करे। लक्ष्य देवता गेम से मिले जादुई ज्ञान को इस दुनिया में इस्तेमाल करता जाएगा और यहाँ भी वो ठीक उसी तरह करेगा जैसा वो देवता गेम में करता था। उन्हीं तरीकों की वजह से तो वो देवता गेम में महाजादूगर बना था। लक्ष्य को यह बात समझ आ गई कि इस दुनिया में उसे जादुई तंत्रों मंत्रों का इस्तेमाल बिजली की रफ्तार सी तेजी से करना होगा। लक्ष्य ने जल्दी से कमजोर और बूढ़ी फरीदा मैडम को अपने कंधे पर उठा लिया और फिर उन्हें एक पलंग पर सुला दिया। लक्ष्य ने एक अंदाजे से अनुमान लगाया कि फरीदा मैडम पर इस जादुई तंत्र मंत्र का असर लगभग 1 घंटे के लिए रहेगा। रात के 9:55 बज गए। लक्ष्य के पास अब भी काफी समय बचा हुआ है। चूंकि फरीदा मैडम गुरुकुल के हॉस्टल के अध्यक्ष हैं, तो उन सभी शीशे की अलमारियों की चाबियां भी उन्हीं के पास रहती हैं। लक्ष्य फरीदा मैडम के कमरे की तलाशी लेने लगा। पूरे कमरे को लक्ष्य ने अच्छे से जांचा, मेहनत से खोजबीन करने लगा। लक्ष्य को खिड़की के पास एक अलमारी दिखी। लक्ष्य ने उस अलमारी को खोला और उस अलमारी में जो सामान था उन्हें यहाँ वहां टटोलते हुए सारे सामान को उथल पुथल करने लगा कि तभी उसे एक कपड़े से ढकी संदूक दिखी जिस पर से अब कपड़ा हट चुका था। सामान को इधर उधर करने में ही उसके हाथ से वो कपड़ा हट गया था और उसकी नजर संदूक पर पड़ी। लक्ष्य ने संदूक को खोला तो पाया कि उसमें चाबियों का गुच्छा है, जिसे देख वो मुस्कुराने लगा। लक्ष्य के मुस्कुराने की वजह कुछ और थी। फरीदा मैडम बूढ़ी थीं तो लाजमी है कि उन्हें कुछ चीजें याद नहीं रहती थीं और कुछ चीजें याद रह जाती थीं। चाबियों के साथ भी ऐसा ही हुआ था। उनकी याददाश्त कमजोर होने की वजह से फरीदा मैडम ने सारे चाबियों पर लेबल चिपकाए हुए थे। लक्ष्य का काम अब बेहद ही आसान हो गया क्योंकि अब उसे उस चाबियों के गुच्छे में से अलमारी की चाबी खोजनी नहीं पड़ेगी। आगे क्या होने वाला है? क्या लक्ष्य इस ब्रेसलेट को पहनने में कामयाब हो जाएगा या बेहोश फरीदा मैडम पर उसके जादू का असर खत्म हो जाएगा, या
कोई और मुसीबत लक्ष्य के सर पर मंडराने लगेगी। आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए ट्रैप्ड इन द वीडियो गेम, सिर्फ पॉकेट एफएम पर।